हाय स्टूडेंट्स, हेलो, कैसे हो? नाउ मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल बी ब्रिंगिंग अपॉन अ न्यू सीरीज फॉर यू एंड दैट न्यू सीरीज इज सपोज्ड टू बी द एनसीईआरटी सीरीज, a Super 20 NCERT series in which I will be dealing with the questions regarding the NCERT exercises, the good questions from the NCERT exercises and साथ में उसके कॉन्सेप्ट्स भी हम ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे, जिससे पूरा चैप्टर जो है क्विक शॉर्ट रिवीजन में चला जाएगा और साथ में आपके जो एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी भी हो जाएगी, एक बेस भी बन जाएगा। राइट, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले अबाउट दिस। एंड होपफुली आपने अभी तक एक्सरसाइज खुद भी सॉल्व करी होगी। देखो, खुद सॉल्व करोगे तो सबसे ज्यादा बेहतर है। उसके बाद में जब आप फिर इस सीरीज को देखोगे तो एक तो आपको रिवीजन हो जाएगी और दूसरा जो भी आपके मिसिंग थे वो मिसिंग एस्पेक्ट्स है वो सारे के सारे आपके पूरे हो जाएंगे। राइट, सो जस्ट लाइक कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन भी निकल जाएंगे और पूरा का पूरा आर्टिकल आपका रिवाइज होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन अक्रॉस अवर स्क्रीन। द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले देखो, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि है क्या। इट सेज there is an object of mass 2 kg initially at rest. So let's assume this is an object और जिसका mass 2 kg है and it is in a state of rest under the action of the applied horizontal force. अब ये मूव करना शुरू करता है, मतलब इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है, 0 है, और ये मूव करना शुरू करता है ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है, 7 न्यूटन। दैट्स एन एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज अप्लाइड, दैट्स अ 7 न्यूटन। इसको हम F एक्सटर्नल लिख देते हैं। That's a force which has been applied over here, external force. And will it move or not? Will it move or not? वैसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि वो मूव करेगा, पर हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन को चेक करा कि भाई देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर कहीं ज्यादा हो गई तो फिर अप्लाइड फोर्स अगर उससे कम रह गई तो ब्लॉक शायद मूव नहीं करेगा, फिर क्वेश्चन ही नहीं करेंगे हम। तो चेक करते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है, कैसे आती है, म्यू इंटू एन से आती है, और यहाँ पे नॉर्मल कितनी है, दैट इज इक्वल टू द वेट, मतलब mg के बराबर है। सो मास हमें गिवन है 2 kg, जी की वैल्यू हम 10 यूज कर लेते हैं, है ना। अगर वैसे गिवन नहीं होता है तो आपको 9.8 यूज करना पड़ेगा, मतलब आप खुद जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको 9.8 लेके सॉल्व करेगा, क्योंकि जी की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो 9.8 लेनी चाहिए आपको। पर अभी मैं क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, तो कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, इस वजह से मैंने जी की वैल्यू को 10 ले लिया है। राइट, सो म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है, दैट्स should be given 0.1 and into n, और n कितना होगी mg, so 2 into 10, so that works upon as how much, as 2 newton, so that's 2 newton. So the limiting friction is supposed to be less than the external force, so therefore of course this particle moves. अब यहां से क्वेश्चन कैसे मूव करेगा वो भी देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, जितनी फोर्स अप्लाई करी उसका वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स एंड वर्क डन बाय द नेट फोर्स पूछा हुआ है। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट अ वर्क, दो तरीके से, वर्क डन बाय वेरिएबल एंड वर्क डन बाय कांस्टेंट। एक कांस्टेंट फोर्सेस हैं, सो सिंपल F डॉट S से आपको चेक करना पड़ेगा। देखो, फ्रिक्शन पीछे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आगे होगी, कितनी डिस्प्लेसमेंट है उसको S रख लेते हैं। तो पहले S कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू फॉर S। तो S कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमें एक्सेलरेशन पता होगी, और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन बना के, दैट इज F एक्सटर्नल माइनस ऑफ दिस फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक, क्योंकि ब्लॉक अब मूव कर चुका है। पहले हमने चेक कर रहा था कि मूव करेगा कि नहीं, अब वो एक्चुअली मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगी, शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सटर्नल फोर्स कितनी है 7, फ्रिक्शन कितनी है 2, मास कितना है 2 इनटू ए, सो दैट्स 7 minus 2 5 and 5 upon 2, so that's 2.5 meter per second square is the value for the acceleration. Right, so that's the net force equal to m into a. और कितने सेकेंड्स में वर्क पूछा हुआ है, that is in 10 seconds, so we can calculate a value for the displacement in the 10 seconds. That works upon as s equal to ut, u 0 है, plus half into acceleration, that is 2.5 into t square, so t square means that is 10 square, so that's 100. That's 100. So half into 2.5 into 10 square, that's the value. So that becomes 100 upon 250 and 50 into 2.5, so that is 25 into 5, so 125. So the value for the displacement becomes 125 meters. Right? अब यहाँ से क्वेश्चन को हम बिगिन करते हैं। इन द कंटेक्स्ट की क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट्स पूछे हुए हैं। सो ए पार्ट पूछा हुआ है, व्हेन वी वर डूइंग द थ्योरी, तो हमने इस आर्टिकल पे ध्यान दिया था कि भाई देखो क्या होता है कि
seldom the question asks about the net force work and it basically focuses upon the individual force work. ऐसा क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि क्या कर रहा है कि पहले आपसे अप्लाइड फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि उसका वर्क डन कितना है, फिर फ्रिक्शन के बारे में पूछ रहा है. हालांकि यहाँ पे वो नेट फोर्स का वर्क डन भी पूछ रहा है, तो हम सारी बातें यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. तो एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चन एक ही के अंदर फिट कर दिए हैं और कुछ इसके लिए कि आप रिजल्ट को इंटरप्रेट कर पाए. ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है. हमने ऐसा क्वेश्चन क्लास में करा हुआ है बट विद अ डिफरेंट डेटा. ये डिफरेंट डेटा है. वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, दैट इज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो गया. सो दैट विल बी द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में आ रही है. कौन सी वाली फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स भी आगे को है, राइट को है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट को है, तो उनके बीच का एंगल कितना है? 0 है. एक्सटर्नल फोर्स है कितनी? 7 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 125. cos 0 कितना होता है? 1. ये आपको आंसर आ जाता है. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 5 35, 7 2 14 3 17, so 875 जूल, जो भी आप बोलना चाहें, that is supposed to be the amount of the work performed by the external agent over there, right? So very correct sir. So अब B part देखते हैं सर. B part is a work done by friction and work done by friction, which friction? The kinetic friction हमेशा नेगेटिव होती है. ये बात हमने लेक्चर्स में थ्योरी में करी हुई है. फिलहाल अगर आप उस बात को याद नहीं भी रखते तो भी आप देख के बता सकते थे. सर देखो एंगल 180 आ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे है और एंगल कितना है? 180 है. सो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव आएगा. तो दैट्स माइनस ऑफ द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन फोर्स कितनी है? दैट्स 2 न्यूटन. सो इनटू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 125. सो वी आर रिसीविंग द रिजल्ट एज माइनस ऑफ 250 जूल इज द वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन. नेगेटिव इसलिए बिकॉज इट इज गोइंग टू बी एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट. फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी? 2 and the displacement was 125, right sir? And then comes the C part, that what is supposed to be the work done by the net force. So पहले net force check कर लो कि net force है कितनी. So net force कैसे आएगी? That will be 7 minus 2, that is the net force over there. So what is 7 minus 2? That is F. So that's a net force over there and the net force is going to act forward क्योंकि external force ज्यादा है. So that net force into displacement into cos 0 आएगा और net force की वैल्यू कितनी है? 5 है. displacement कितनी है? That is 125. cos 0 कितना है? 1. So multiplying this on, how much do we get? That's 625. Yes, perfectly. That's 625 joules is supposed to be result. वैसे भी आ जाता अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो. So 875 में से 250 माइनस करोगे तो 625 आ जाएगा. So that is perfectly done. Perfectly done the ABC part. ABC part मुख गए, खत्म हो गए. अब क्या बचा है? Change in the kinetic energy of the body in the 10 seconds. तो kinetic energy निकालने के लिए आपने क्या करना है कि आप स्पीड कैलकुलेट कर लो. देखो इनिशियल स्पीड तो 0 है और फाइनल स्पीड कैसे आएगी? That's 0 plus a into t. ए कितना था? 2.5 और टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स. सो दैट बिकम 25 मीटर पर सेकंड. कितनी होगी? 25 मीटर पर सेकंड इज सपोज्ड टू बी द स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स. सो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू हाफ इनटू m इनटू v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर. तो उसके अंदर मास की वैल्यू कितनी है? 2 गिवन है. स्पीड कितनी निकाली आपने? 25. सो 25 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 0 स्क्वायर. सो 2 and 2 कैंसिल. 25 स्क्वायर कितना होता है? 625. So this works upon as equal to 625 joules and 625 joule and so what? So interpret your result and that interpretation we know कि ये value same आ रही है and it basically verifies the work energy theorem that a net work performed should be equal to the change in kinetic energy. That's a work energy theorem. मैंने बोला था कि क्वेश्चन करते करते हम कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेंगे, थ्योरम भी रिवाइज कर लेंगे. So थ्योरम रिवाइज हो चुकी है. That a work energy theorem, that is a work done net by all the forces, all the possible forces, चाहे वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है या रियल है या सूडो है, एनी काइंड ऑफ फोर्स विच इज देयर इज एबल टू बी परफॉर्मिंग द वर्क. तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बिल्कुल वही हो रहा है. आपने यहां से नेट वर्क डन निकाला सी पार्ट में और डी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी चेंज निकाला, दोनों मैच इन कर रहा है. सो आइडिया इज डन कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज बीन रिवाइज्ड ओवर हियर. Right, very nice question, a lengthy one, but a very nice question. Basically, makes you revise the 3 parts. कि एक तो क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअल वर्क पूछ सकता है एक पर्टिकुलर फोर्स का, दूसरा नेटवर्क पूछ सकता है और तीसरा बेसिकली काइनेटिक एनर्जी चेंज जो है वो वर्क नेट के बराबर होती है एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम. This is a good question. This is a good question. It's a graphical based question. It's a pretty nice question and it's based upon an idea. What idea? First of all, let me produce that idea for you. The idea for this kind of the questions is supposed to be the existence of a particle.
दैट्स एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल। हम ऐसा सोचते हैं कि ये पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, या फिर कोई सिस्टम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, कि ऐसा तो नहीं है कि वो हाइपोथेटिकल है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देखो, एक आप एटॉमिक फिजिक्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आता है, जो कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में डिस्कशन भी करता है। यहां पर क्या है, ये बहुत सिंपल एनालिसिस है, दैट इज फ्रॉम द एनर्जी एनालिसिस। इट्स अ वेरी सिंपल एनालिसिस कि कभी कोई सिस्टम में पार्टिकल एग्जिस्ट कैसे करता है, तो हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी से इंटरप्रेट करा है। किससे? मैकेनिकल एनर्जी से। कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जिसको हम ई लिख रहे हैं, दैट इज द सम टोटल ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एंड पोटेंशियल। नाउ if we are talking about a total energy, it can be positive, negative and zero. If we are talking about a potential energy, it can be again positive, negative and zero. सबके अपने अपने मतलब है, वो हमने लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं। The key focus over here is about a special term that is a kinetic energy, जिसका फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, और वो किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो, मास नेगेटिव नहीं होगा और v का स्क्वायर है तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, चाहे पार्टिकल राइट को जाए, लेफ्ट को जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, तो v विल स्क्वायर v स्क्वायर का पॉजिटिव ही रहेगा। सो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, और ये हमें इजाजत देती है एक एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम को चेक ऑन करने की। दैट इज k जो है, दैट बिकम्स फ्रॉम हियर e माइनस ऑफ u, व्हिच मींस द k हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, कोई पार्टिकल रेस्ट पर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो दिस गिव्स अस अ लॉजिकल कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम। लॉजिकल कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम किन बातों से बंधा हुआ है, और उस दायरे में ही वो पार्टिकल या सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो द कंडीशन फॉर दैट इज E ग्रेटर देन इक्वल टू U। सो दिस इज अ कंडीशन व्हिच यू नीड टू चेक इन दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन, जहां पे आपको ग्राफ गिवन होता है फॉर द two kind of energy versus x or versus any variable, that is the total energy. See, this is the total energy and this is about the potential energy. So ये दो ग्राफ simultaneous आपको given है, और क्वेश्चन की रीडिंग देखते हैं। It says these are potential energy functions, the total energy is also indicated, जिसको क्रॉस मार्क करा हुआ है total energy को। हमें बताना क्या है, specify the region if any in which a particle cannot be found। कहते हैं ऐसा कोई रीजन है क्या, ऐसा कोई रीजन है क्या जहां पे पार्टिकल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको मिलेगा कैसे, है ना। तो आपको ऐसे रीजन ढूंढने हैं, तो आपने रीजन ढूंढने, तो हमें पता चला, देखो तरीका क्या, आपने क्या करना है, आप जो ई वाली लाइन है ना उसको बना लो, थोड़ा ऐसे ई वाली लाइन बना लो और फिर चेक कर लो। तो चेक करा आपने, तो आपको क्या पता चला, ए के बियॉन्ड अगर आप देखते हैं, ए के बियॉन्ड, तो यहाँ पे जो वी आ रहा है, यहाँ पे जो वी आ रहा है वो ई से ज्यादा आ रहा है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ई से ज्यादा आ रही है, तो गलत है, क्योंकि सिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए टोटल एनर्जी ज्यादा आनी चाहिए यू से। तो ये जो रीजन है कहां से कहां तक, दैट इज फ्रॉम ए ऑनवर्ड्स, इसके बाद का जितना भी रीजन है यहाँ पे, ये पूरे रीजन के अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो कंस्ट्रेंट है वो वैलिड नहीं हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आ रही है। दिस इज कमिंग मोर देन दिस, वी नॉट ओवर हियर इज कमिंग मोर देन ई, which is violating this particular condition, and therefore a particle does not exist in all of the region beyond A. So you can mention for x greater than A, the particle does not exist. So that's your answer, that x is greater than A, the particle does not exist in the region, and that's whatever answer to this question is. So it's a quite an easy question to answer, but the concept behind the question is beautiful, and that's what we have learned over there. And the question has parts. The question has parts means, now I will be focusing on the next part of this question, and the next part of the question looks like this. Exactly same question है, exactly same question है text में, but graph different है. I need to check upon the regions where the particle may exist and may not exist. So I told you the trick to how to solve this. तो आपने E से क्या करा, यहाँ से लाइन बना ली। अब आप देखो कि कहाँ पे जो पोटेंशियल फंक्शन है उस लाइन के नीचे है, वहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। पर अफसोस की बात हो रही है इस क्वेश्चन में कि सारे पोटेंशियल फंक्शन जितने भी रीजन है सब में ऊपर लाई कर रहे हैं, तो कंडीशन खराब हो गई है। क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होती है कि ई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, कहीं पर भी मीट नहीं कर रहा है, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल लाइन जो आ रही है वो ऊपर आ रही है। तो एंटायर रीजन में कहीं पर भी पार्टिकल आपको नहीं मिलेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट मीन्स इन द एंटायर रीजन, तो क्या लिखेंगे, इन द एंटायर रीजन वी हैव द net energy coming out less than V naught, and therefore the particle cannot be found or cannot exist in this particular region is supposed to be our answer to the question. तो देखो मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट को जो कि आपको डिफिकल्ट फील हो सकता था उसको बहुत सौखे तरीके से आपको करना सिखा दिया कि आपने क्या करना है। आपने जो
टोटल एनर्जी लाइन क्रिएट कर लेनी है, उसके रिस्पेक्ट में आपने चेक कर लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन उसके ऊपर होना चाहिए। अगर तो उसके ऊपर है तो फिर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो फोरे है वो क्या है कि पार्टिकल कहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी लाइन नीचे होगी तो इसका मतलब पार्टिकल फिर एग्जिस्ट करेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं एंड लुक फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। सो यहां पे देखो कुछ चेंज है क्वेश्चन में, कुछ चेंज है क्वेश्चन में कि जब हम ये लाइन बना रहे हैं तो हमें ऐसे रीजन दिख रहे हैं जहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी इस लाइन के ऊपर है, और ऐसे भी रीजन है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसके नीचे है। जैसे ए और बी वाली जो लाइन है ये हमारे लिए बिल्कुल सही है, यहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा इन दिस रीजन, द पार्टिकल इज गोइंग टू एग्जिस्ट, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है पोटेंशियल एनर्जी की वो ई से नीचे है। और देखो वैसे भी चेक कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है ना। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इस रीजन में यहाँ पर वो माइनस V1 है, सो दैट इज E माइनस ऑफ माइनस V1, सो दैट इज कमिंग एज E प्लस V1। तो करेक्ट आ रही है, इट्स कमिंग एज पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आनी चाहिए, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स फॉर x लेस देन B एंड मोर देन A, इस रीजन में इतने बार में। अब इसके अंदर हम क्रिटिकली बता नहीं सकते कि क्या हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन है यहाँ पे, तो ये हम इक्वल टू यूज नहीं कर रहे हैं। तो x मोर देन A लेस देन B में पार्टिकल डज एग्जिस्ट, और इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी लाइन है वो टोटल एनर्जी लाइन के नीचे हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब बाकी जितना भी रीजन है इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, दैट मीन्स फॉर x क्या लिखा है, x लेस देन A, ओके, एंड फॉर x मोर देन B, ये जितने रीजन हो गए ये पूरा A से कम और B से ज्यादा। अब इंफिनिटी को B से प्लस इंफिनिटी हो गया या माइनस इंफिनिटी से A हो गया, वैसे भी लिख सकते हो। इस पूरे रीजन में द पार्टिकल कैन नॉट बी फॉर्म, सो पार्टिकल कैन नॉट बी फॉर्म। रीजन आपको पहले से पता है, दैट इन दिस पर्टिकुलर रीजन यू कैन से दैट द टोटल एनर्जी इज कमिंग आउट लेस देन द पोटेंशियल एनर्जी, व्हिच शुड नॉट बी द ऑर्डर, इट शुड नॉट बी द ऑर्डर। और क्या होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कैसा कि जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल हो रहा है इस पार्ट में, वो A से B वाले रीजन के अंदर हो रहा है। सो नाउ यू गेटिंग द ग्रिप ऑफ द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से शायद ग्रिप नहीं बनती, पर जब आप मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन पे ग्रिप बननी शुरू हो जाती है। नाउ द ग्रिप इज देयर ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। हर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता जिसके अंदर आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज हो बहुत सारी और आपको सॉल्व करना पड़े, आप बोलोगे सर देखो डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन भी काफी डिफिकल्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, आपके मेटल को टेस्ट करते हैं। एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टेस्टिंग यू, योर मेटल इज गेटिंग टेस्टेड ओवर हियर, राइट। द नेक्स्ट वन प्लीज। Now look at this, this is again the same question and अब हमें क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, रीजन क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, तो ये क्वेश्चन हमें डरा ही नहीं सकता है। और हमें पता है कि करना क्या है, हमें ये लाइन क्रिएट करनी है और फिर चेक करना है कि पोटेंशियल एनर्जी लाइन इसके थल्ले नीचे कहां पर है। तो वो हमें दिख रही है इस वाले रीजन में, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी लाइन आ रही है वो इस एनर्जी लाइन के नीचे आ रही है, टोटल एनर्जी लाइन के नीचे आ रही है। तो यहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। और देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हैं, जो ये वाला रीजन है, ये वाला, इसमें भी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इस लाइन के नीचे आ रही है। और यहां पर भी चेक कर सकते हो, यहां पर भी क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस लाइन के थल्ले आ रही है। तो इन सारे रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। तो क्वेश्चन का बेसिक बिहेवियर क्या था कि आपको वो वाले रीजन ढूंढने थे जिसके अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कि पार्टिकल कहां नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, वो कौन से रीजन है। सो वो एक तो ये वाला रीजन है और ये वाला रीजन है, क्योंकि इन रीजन में ये आपका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है जो कि बेसिकली इस एनर्जी टोटल एनर्जी से ऊपर आ रहा है। तो यहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो रीजन क्या है, -b/2 से -a/2 तक और +a/2 से +b/2 तक, यहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब जितनी येलो शेडिंग्स मैंने करी है वहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा और बाकी जितनी रेड लाइंस मैंने खींची है वहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। सो आई कैन जस्ट कंप्लीट माय आंसर फॉर दिस, दैट इज फॉर x लाइन बिटवीन -a/2 एंड -b/2 ओवर हियर। सो लिखा मैंने -b/2 और -a/2 के बीच में, एंड फॉर x लाइन बिटवीन a/2 and b/2 in this particular regions the particle do not exist, so particle cannot be found in this particular region.
cannot be found. Okay, cannot be found. और रेड वाले रीजन्स के अंदर मैंने उल्टा रेड वाले पेन से लिख दिया, ऐसा मत सोचना, ठीक है ना. सो इट कैन नॉट बी फाउंड इन दिस येलो काइंड ऑफ द रीजन्स. ओके फाइन, डन. क्योंकि क्वेश्चन ने यही पूछा था, अभी क्वेश्चन डन हो गया. अब हम इसको सील कर देते हैं क्वेश्चन के आर्टिकल को. तो अब आगे बढ़ते हैं एंड लुक एट द अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. राइट, ओके. सो दिस कम्स अनदर नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन. क्वेश्चन एक्चुअली आपको लगेगा कि क्वेश्चन आपको डरा रहा है, ऐसा लगेगा क्वेश्चन डरा रहा है, पर ऐसा है नहीं. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन. देखो एक एक्सप्रेशन होता है ना, F इक्वल टू माइनस और du by dx, जैसे डिवीजन. ये रिलेशन कब लगता है? व्हेन द फोर्स इज सपोज्ड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर. ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन सिर्फ तभी लगता है जब फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी उससे जनरेट हो जाती है. और कंजर्वेटिव फोर्स का एक और एग्जांपल होता है, इजी एग्जांपल होता है स्प्रिंग फोर्स. और स्प्रिंग फोर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट कम्स आउट टू बी हाफ के एक्स स्क्वायर इंस्टेंटेनियस. एक पोजीशन पे कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर. के उसके अंदर क्या होता है? इलास्टिक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना. एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. सो रिगार्डिंग ए कंजर्वेटिव फोर्स यू ऑलवेज हैव अ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड, और वो पोटेंशियल एनर्जी आप हाफ के एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रख सकते हैं, एनालॉगस टू अ स्प्रिंग. राइट, एनालॉगस टू अ स्प्रिंग. नाउ यहां पे सेम गिवन है, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम. अब आप क्या होगा कि आप इससे घबरा जाएंगे, बोलेंगे सर अभी हमने ना इस आर्टिकल को करा नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत चैप्टर में आ गया है. तो मेरा पॉइंट क्या होता है कि जैसे आप डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर करते थे, डायमेंशंस का, तो काफी सारी ऐसे टर्म्स होती थी जो आपने पढ़ी नहीं होती थी, बट देयर वाज अ मेथड, एंड मूविंग अकॉर्डिंग टू द मेथड आप उन क्वेश्चंस को कर पाते थे. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से फॉर एग्जांपल, राइट. तो यहां पर भी बात सेम है, यहां पर भी बात सेम है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन है, एंड दैट इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू k इनटू x स्क्वायर बाय 2. जैसे मैंने बताया, इट्स एन एनालॉगस बिहेवियर. देखो क्या एनालॉगस बिहेवियर है कि क्या होगा कि मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, उसको आप रिलीज कर दो तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, लाइक दिस. सो एनालॉगस बिहेवियर हम मान सकते हैं उसको. एंड इट्स अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर. हालांकि ग्राफ है ये, एक्चुअली ऐसा नहीं कि कटोरा रखा हुआ है यहाँ पे कि उसके अंदर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा, बट हमने एक आर्टिकल करा था पोटेंशियल वेल का. सो इट इज जस्ट लाइक अ पोटेंशियल वेल ओवर देयर, राइट. तो एक मेंटली हमें एक आइडिया लग जाता है एनालॉगस बिहेवियर का, ठीक है ना, एनालॉगस बिहेवियर का. k की वैल्यू आपको गिवन है इसके अंदर 0.5, सो दैट इज हाफ इंटू k की जगह कितना आ जाएगा 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर. सो दैट बेसिकली बिकम्स एज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ये. एंड शुड द पार्टिकल ऑफ द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब मैकेनिकल एनर्जी होता है, दैट इज u प्लस काइनेटिक. टोटल एनर्जी 1 गिवन है, एंड इट सेज दैट पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक. मतलब ये पार्टिकल जो है, देखो क्या होगा, पेंडुलम देखा आपने, पेंडुलम, तो पेंडुलम ऐसे जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तो कहीं ना कहीं से टर्न बैक करेगा ना. मतलब यहां जाके वापस आएगा ना, इसको टर्न बैक बोलेंगे. यहां से जाके वापस आएगा, इसको क्या बोलेंगे? टर्न बैक बोलेंगे. देखो स्प्रिंग भी होगा तो आगे जाएगा वापस आएगा, इसका मतलब टर्न बैक करेगा. वहां पर उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 0, क्योंकि वो क्या कहते हैं? एक्सट्रीम. तो जहां से भी पार्टिकल टर्न बैक करता है, बॉल उछाली, ऊपर गई, ऊपर से टर्न बैक करेगी, मतलब वहां पर स्पीड कितनी है? 0. रिवर्सल ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं ना उसको. वेरी गुड सर. तो पार्टिकल कहां से टर्न बैक करेगा वो पूछा हुआ है. देखो टोटल एनर्जी 1 है, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी x स्क्वायर बाय 4 एंड प्लस द काइनेटिक एनर्जी. पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि कहां से टर्न बैक करेगा. टर्न बैक कहां से करेगा? तो बहुत आसान हो गया कि टर्न बैक करेगा, इसका मतलब वहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. मतलब आप कहां पर होगे? एक्सट्रीम पर होगे, तो आप काइनेटिक एनर्जी को 0 कर लोगे वहां पे, तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है. यू गेट 1 as equal to x square upon 4 plus 0. कहां पे? at extreme position, at the extreme position. So वहां से क्वेश्चन खत्म है. We get a value for x square as equal to 4, and therefore the value for x becomes plus minus of 2. So that's what the question basically wanted you to find out कि x equal to plus minus 2 पे, मतलब ये पोजीशन आपकी हो जाएगी x equal to plus of 2, और ये पोजीशन आपकी हो जाएगी x equal to minus of 2. यहां से पार्टिकल जो है वो क्या होगा? वो वापस आ जाएगा, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा पाएगा, और उसी दायरे में ऑसिलेट करता रहेगा, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा. मतलब सिंपल पेंडुलम है तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, स्प्रिंग पेंडुलम है तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, दायरा फिक्स हो जाएगा, उसके आगे वो नहीं जा पाएगा, है कि नहीं? दैट्स व्हाट इट द क्वेश्चन इज. एंड डिस्पाइट कि आपको एसएचएम नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं. बट द क्वेश्चन आइडिया इज एनर्जी, कंजर्वेटिव एनर्जी. फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए वो ऐसे चले जा रहा है. पोटेंशियल का फंक्शन है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं एंड ब्रिंग अप ऑन द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू चेक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. तो चेक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. तो चेक करते हैं कि करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या पूछ रहा है.
is telling when a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body ऑप्शन दी हुई है, ऑप्शन दी है, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी और अनऑल्टर्ड रहेगी। आसान हो जाता है, ऑप्शन दे देता हूं, है ना। सो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है दैट वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और हम उसको लिखते हैं दैट इज इक्वल टू यू इनिशियल एंड माइनस ऑफ यू फाइनल। पहले मैं इससे समझाता हूं, फिर एक नॉर्मल तरीके से समझा देता हूं। अब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है, WC पॉजिटिव हो गया, सो WC अगर पॉजिटिव हो गया सो दैट्स U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो इससे अगर आप U फाइनल लिखोगे सो U फाइनल विल बी इक्वल टू U इनिशियल माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अब क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव पॉजिटिव है, इनिशियल में से ये कम हो जाएगी, इनिशियल में से वर्क डन माइनस हो जाएगा, तो फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम आएगी। तो ये आपका प्रॉपर मतलब एक्सप्रेशन से एक्सप्लेनेशन आ गया, तो आंसर आपका डिक्रीज आना चाहिए। और एक बहुत आसान तरीके से आप कैसे सोच सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वो सिस्टम की खुद की फोर्स होती है, सिस्टम की खुद की फोर्स है, अंदर की फोर्स है, इंटरनल काइंड ऑफ, मतलब इंटरनल मत बोलो, सिस्टम की खुद की फोर्स है। अब वो जो फोर्स है वो क्या करेगी, वो वर्क करेगी। तो भाई देखो सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स व्हाट दिस आइडिया इज। अब आप उसको लिखते कैसे वो मैंने आपको दिखा दिया। दिस इज हाउ यू मस्ट राइट द आंसर, इट विल बी परफेक्ट टू राइट इन दिस पर्टिकुलर मैनरिज्म। और समझने के लिए मैंने आपको बात समझा दिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि देखो सिस्टम के ऊपर कोई बाहर से काम करेगा, बाहर से कोई बंदा आके काम करेगा सिस्टम के ऊपर, तो क्या होगा, सिस्टम की ऊर्जा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, इट विल इंक्रीज, क्योंकि बाहर से कोई आके काम कर रहा है, कुछ दे रहा है आपको, है ना, दे रहा है कुछ आपको, और यहाँ सिस्टम खुद ही खर्चे करे जा रहा है, खुद ही एनर्जी दे रहा है, खुद ही एनर्जी खुद ही वर्क कर रहा है, तो वर्क विल बी एट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ना। फिर काम कैसे करोगे आप, रोटी खाओगे, है ना, तो फिर उससे एडीबीज बनेंगी, तो फिर आप काम करोगे ना, तो जब कुछ मिलेगा ही नहीं आपको तो फिर काम कितना करोगे, तो फिर जो है आपके पास वही खर्चा करते रहोगे, तो हेंस योर एनर्जी लेवल्स विल गो डाउन। ठीक है ना, वेरी गुड, ग्लूकोज ना पीना पड़ जाए आपको। फिर उसके बाद बी पार्ट, वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ द कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो बहुत आसान है, बहुत आसान है कि वर्क डन बाय बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन। देखो अब फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ में उसका लेना देना तो वैसे ही नहीं होता, कोई रिलेशन ही नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किससे आती है, कंजर्वेटिव फोर्स से आती है, तो वहीं से आंसर खत्म हो जाता है, वहीं से आंसर खत्म हो जाता है। और फ्रिक्शन अगर लगेगी, फ्रिक्शन अगर लगेगी तो कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक। सो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, किसकी वजह से, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। And then by the work energy theorem, you can always mention that a net work done, that is a work done by the friction in this case, is supposed to be equal to change in kinetic energy, K final minus K initial, पर ये तो नेगेटिव वर्क है, ये तो नेगेटिव वर्क है, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू K इनिशियल माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एंड देयरफॉर इट इज डिक्रीजिंग, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग लेस देन इनिशियल, सो इट इज गोइंग टू डेफिनेटली अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी बट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल एनर्जी। रीजन क्लियर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन सिर्फ किसके साथ अटैच होता है, विद द पोटेंशियल, विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे स्प्रिंग फोर्स, जैसे ग्रेविटी फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे आंसर प्रीटी क्लियर है, फिर आंसर इज सपोज्ड टू बी काइनेटिक एनर्जी ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड सी पार्ट, इट सेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ मेनी पार्टिकल सिस्टम, बड़े सारे पार्टिकल सिस्टम के अंदर, जैसे सोलर सिस्टम है तो बड़े सारे पार्टिकल उसके अंदर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल मोमेंटम, ओके, ऑफ द मेनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल और सम ऑफ द इंटरनल फोर्स। तो बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखो ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ फोर्सेस होती हैं, तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि ए एंड आर जो होती है वो सेम बॉडी पे लगती नहीं है, तो अलग अलग बॉडीज पे लगती है, पर वो जितनी भी बॉडीज हैं वो एक सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि हमारे पास एक बोर्ड है और उस बोर्ड के ऊपर ये बंदा है और ये बंदा चलेगा तो बंदा कहां जाएगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो बोर्ड का जाएगी टुवर्ड्स द राइट। क्यों, क्योंकि आपस में फोर्स लगी, कौन सी, फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप सिस्टम देखोगे तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है ना, इसी को तो आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ मेनी पार्टिकल सिस्टम, अंदर काफी सारे पार्टिकल, अभी दो हैं, और भी बंदे हो सकते हैं, अंदर एक और बंदा बैठा दो वहां पे, मेनी पार्टिकल सिस्टम हो जाएगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो जो भी मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। इंटरनल फोर्स कुछ खर्च थोड़ी पाएगी,
So internal forces cannot ever change the momentum of the system. Can change the momentum of the particles. इसका मोमेंटम बदलेगा, इसका मोमेंटम बदलेगा, पर सिस्टम का मोमेंटम नहीं बदलेगा. सिस्टम का मोमेंटम तभी बदल सकता है अगर बाहर से कोई उसके ऊपर फोर्स करे, बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स लगे, तभी हो पाएगा. इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एंड दैट इन फैक्ट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ. दैट इज एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp upon dt. The external force only can change the linear momentum of the system. D part. In an inelastic collision, collision की दुनिया में आ गए, of the two bodies, inelastic collision मतलब जिसके अंदर एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है. The quantities which do not change after the collision, जो चीजें नहीं बदलेंगी. कॉलिजन में क्या लगाते हैं? एक तो सीएलएम लगाते हैं, एक तो एनएलसी लगाते हैं, ठीक है ना. इलास्टिक कॉलिजन होता है तो फिर एक एक्स्ट्रा नोशन आ जाता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होती है, पर इनइलास्टिक में ऐसा नहीं होता. इनइलास्टिक में एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि डिफॉर्मेशन हो जाती है परमानेंट. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी झूठ है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा. टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा सच है, इट्स ऑलवेज करेक्ट. टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, क्योंकि सीएलएम हर कॉलिजन में लगता है. क्यों लगता है? पढ़ चुके हैं. आइसोलेटेड सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है. एंड टोटल एनर्जी बिल्कुल सही है, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी. देखो, काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन एनर्जी में जाएगी, डिफॉर्मेशन काइनेटिक में जाएगी, हीट में जाएगी, लाइट में जाएगी, साउंड एनर्जी में जाएगी, पर कुल मिला के यूनिवर्स की जो एनर्जी वो तो कांस्टेंट रहेगी. दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज. ये मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू बॉडीज वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी सेम रहेगी. मैकेनिकल एनर्जी कम हो सकती है, ऊपर हो सकती है ना, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी. राइट. सो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, हमें पता है, एक्सप्रेशन बनाया हुआ है हमने, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, लंबा वाला एक्सप्रेशन है ना. सो क्वेश्चन इज डन. 4 पार्ट्स में था, जरूरी नहीं है कि सारे पार्ट्स एक साथ आएंगे, हो सकता है एक आए या दो आए. गुड क्वेश्चन टू चेक अवर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड फॉर द रिविजन ऑफ कोर्स. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एंड दिस इज द नेक्स्ट वन. इट्स अगेन अ कॉन्सेप्चुअल बिहेवियर ऑफ द क्वेश्चन वेयर इट सेज. देखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं, न्यूमेरिकल तो हो ही जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में गड्डी कभी अटक जाती है, ना अटके, इसलिए हम ये कर रहे हैं. सो इट सेज इन एन इलास्टिक कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व. ईच बॉडी यहां पे गड़बड़ कर गई, ईच बॉडी यहां पे गड़बड़ कर गई. ईच बॉडी का मोमेंटम नहीं कंजर्व होगा, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा. यहां पे गलती कर गया, इस वजह से स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ही गलत हो जाती है, क्योंकि कॉलिजन होगा तो दोनों पार्टिकल पे इंपल्स लगता है. दोनों पार्टिकल्स के ऊपर क्या लगेगा? इंपल्स लगेगा, इस पे इधर, इस पे इधर, तो दोनों का इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज होगा, दोनों का इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज होगा. तो स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है. पूरा व्याख्या आप लिख दीजिएगा, ठीक है. अब बी पार्ट देखते हैं. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी सिस्टम की, है ना. नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स. यहां कर गया जादू आपके साथ. नो मैटर व्हाट इंटरनल, यहां तक तो सही है. देखो, इंटरनल फोर्सेस सिस्टम की ना टोटल एनर्जी बदल सकते हैं, ना इंटरनल फोर्सेस सिस्टम की मोमेंटम को बदल सकते हैं, है ना. लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो कर सकता है ना. अभी तो पढ़ा हमने कि बाहर से कोई आगे सिस्टम के ऊपर काम करेगा तो सिस्टम की एनर्जी तो बढ़ेगी. तो एक्सटर्नल फोर्स अगर आएगी तो डेफिनेटली सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो फिर एनर्जी कंजर्व कैसे रहेगी? फिर एनर्जी बढ़ जाएगी. सो टोटल एनर्जी कैन इंक्रीज व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन इट. तो वर्क पॉजिटिव आ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी. तो उस वजह से सिस्टम भी, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है. जहां तक इंटरनल की बात है, सही है, इंटरनल फोर्स कुछ नहीं कर सकती, तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल फोर्स की वजह से एनर्जी ऑफ द सिस्टम सेम रहेगी, लेकिन एक्सटर्नल की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो सकती है. अगर एक्सटर्नल का वर्क पॉजिटिव है तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एक्सटर्नल का वर्क नेगेटिव है तो एनर्जी कम हो जाएगी. सिंपल. सी पार्ट. वर्क डन इन द मोशन ऑफ द बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज 0 फॉर एवरी फोर्स. फिर से झूठ बोल गया, फिर से झूठ बोल गया, क्योंकि ये आर्टिकल किसका आ गया? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का. अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? जो कि पाथ के इंडिपेंडेंट होती है. तो फिर क्लोज लूप में वो डिस्प्लेसमेंट चेक करती है, और डिस्प्लेसमेंट क्लोज लूप में 0 आता है. इसलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर द क्लोज लूप, क्लोज लूप कितना आ जाता है? 0 आ जाता है. जैसे ग्रेविटी का, स्प्रिंग का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, मैग्नेटिक फोर्सेस का. लेकिन
वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव मतलब जो फ्रिक्शन है उसको क्लोज लूप पे अगर आप चेक करोगे तो वो जीरो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीजन बोलो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो डिस्टेंस को चेक करती हैं, डिस्प्लेसमेंट को चेक नहीं करती हैं, राइट। और कंजर्वेटिव फोर्स किसको चेक करती है? डिस्प्लेसमेंट को। इट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट, और जबकि जो नॉन कंजर्वेटिव बिहेवियर होता है इट इज अ पाथ डिपेंडेंट। सो दिस स्टेटमेंट गेट्स रॉन्ग। रीजन, उसने एवरी फोर्स बोल दिया, सारी फोर्सेस नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स अगर लिखा होता तो स्टेटमेंट सही हो जाती, पर क्योंकि वो सारी फोर्सेस बोल रहा है तो उसमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों है, तो ओवरऑल बात गलत हो गई। ठीक, डी पार्ट, भाई एक तो सही हो या सारे गलत चले रहे, एक तो सही हो, नहीं तो दिल टूट जाएगा। कहते हैं इन एन इनइलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल। ये बिल्कुल सही आ गया, ये बिल्कुल सही आ गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन इनिशियल। रीजन वेल वर्स कि इनइलास्टिक कोलिजन में देयर इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, हमेशा परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, और इस वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। द फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम्स एज लेस देन इनिशियल। और जो लॉस होता है एनर्जी का, जो लॉस है दैट वी हैव डिफाइंड एज an expression half m1 m2 upon m1 plus m2 into u1 minus u2 whole square into 1 minus e square। और अगर हम मैक्सिमम एनर्जी लॉस को चेक करते हैं, दैट्स फॉर द मैक्सिमम एनर्जी लॉस, तो फिर E की वैल्यू 0 हो जाती है फॉर अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, PIC, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। सो देन द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम एनर्जी लॉस दैट इज हाफ m1 m2 upon m1 plus m2 into u1 minus u2 whole square. That's for perfectly inelastic collision where the value for the E stands equal to 0. Of course, collision series के जो lectures हैं वो तो आपने देखे हैं, and you have enjoyed that also, and you know all these things in detail. So yeah, we know that, we know this relation, and we have actually put this down in our flashcards also, sir. Yes. Alright, answer carefully. Yes, we are extremely careful in answering. It says in an elastic collision of the two billiard balls, okay, और बिलियर्ड बॉल किससे बनी होती है? रेजिन से बनी होती है, ठीक है ना। एंड न्यूटन क्रेडल की बॉल किससे बनी होती है? स्टील से। और ये बॉल किससे बनी होती है? रेजिन से बनती है, रेजिन से। इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम। सो वी आर ग्रेट पीपल। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कंजर्व नहीं होती है, क्योंकि पहले क्या होती है? डिफॉर्मेशन होती है, फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाती है, और फिर वो रिकवर करना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। इस स्टेज पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यहाँ पे क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, और यहाँ पे क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, और इस वजह से वो कंजर्वेशन हम नहीं बोल सकते। ये जरूर बोल सकते हैं कि ये इनिशियल और फाइनल बराबर होगी, तो कंजर्वेशन नहीं बोल सकते हैं, तो ये झूठ हो जाता है, गलत हो जाता है। और ये बातें हमने 3-4 बार करी हुई है, सो यू नो दैट माय फ्रेंड्स, राइट। ओके, बी पार्ट इज अ टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व। बिल्कुल सच, क्योंकि इस पोजीशन पे भी इन पे इंपल्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो नेट इंपल्स अभी भी 0 होगा। अब भी नेट इंपल्स 0 है, इधर भी नेट इंपल्स 0 है, तो हर स्टेज पे नेट इंपल्स 0 है, तो हर स्टेज पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, लीनियर मोमेंटम हर जगह कंजर्व होता है। सो इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और जैसे मैंने बोला, अब उसी प्रकार आंसर लिखेंगे दैट एट एवरी इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोलिजन द नेट इंपल्स इज इक्वल टू 0, हेंस एट एवरी इंस्टेंट there is a conservation of linear momentum valid. Good. Next, what are the answers to the A and B for an inelastic collision? A and B के लिए फिर क्या आंसर्स हैं अगर inelastic है? So I think it is the same. अगर वो inelastic collision भी है तो हमें पक्का पता है कि total kinetic energy conserve नहीं होगी। अभी हमने पीछे ही करा कि final kinetic energy initial से कम आएगी, तो इसका मतलब ये हमने बिल्कुल सही बोल दिया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होगी, तो ये बात गलत हो जाती है। और लीनियर मोमेंटम हर तरीके के कॉलिजन में कंजर्व होता है। एवरी काइंड ऑफ कॉलिजन जो कि हमने पढ़े हैं, है ना, जो भी हमने पढ़े हैं जिसके अंदर नेट फोर्स 0 आती है, उसमें इसमें भी नेट इंपल्स 0 होगी। अगर इनइलास्टिक है तब भी नेट इंपल्स 0 आएगी, तो CLM तब भी वैलिड होगा। So even if it is inelastic collision, the CLM is supposed to be still valid. Reason is same, that it is supposed to be the net force or impulse acting on the system being 0. That means the system is still isolated in nature. Whether elastic, whether inelastic does not matter. It does matter in the case of the kinetic energy, but does not matter in the case of the momentum. Okay, next one, D part.
If the potential energy of the two billiard balls depends only on the separation, that means the potential energy is a function of R. It depends upon R. How does it depend upon R is a matter of concern. It may be 1 upon R, 1 upon R square, maybe a different kind of a function. Right? But it definitely depends upon the distance between the centers. Right? And see what happens, see, if these are the two balls and this is the center to center distance, so as they get deformed, the center to center distance decreases, right? So there is a potential energy of deformation that eventually depends upon the center to center distance. बॉल पिचक जाएंगी, है ना? देखिए ये वाली जो बॉल है, जैसे ये मेरे हाथ के साथ कोलाइड करेगी तो क्या होगी, ये थोड़ी सी पिचक जाएगी ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, इसका सेंटर जो है वो डिसलोकेट हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. एंड सो इट्स बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मेशन, and hence logical we can say that the potential energy is supposed to be the function of the deformation distance, that is a center to center distance. Now the question says, is the collision elastic or inelastic? यहाँ पे एक वर्ड है जो कि आप मिस कर जाएंगे, जिससे आंसर आना है, और वो एक सिंगल वर्ड है, that's only. This language basically solves the question. ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इस फंक्शन पर डिपेंड कर रही है. इसका मतलब और किसी तरीके की बाहरी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सिस्टम में नहीं आ सकती हैं. इसका मतलब किसी भी तरीके से एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है. एंड दैट्स व्हाट द कंक्लूजन ओवर देयर इज, एंड देयरफॉर द कॉलिजन इज सपोज्ड टू बी इलास्टिक. रीजन ऑफ द वर्ड ओनली. अब ये कितनी आसानी से आप मिस कर सकते हैं, कितनी आसानी से ना, है ना? और आपने करा भी होगा. Right, so it basically says that the potential energy only depends upon the function R, distance between the centers, and no other function. कोई बाहरी कुछ भी नहीं है, मतलब कोई और फोर्स नहीं है जो कि एनर्जी का नुकसान करे. इस वजह से collision क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा, and hence the collision is supposed to be elastic in nature. Right, so we are very happy with this particular idea, और इस वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. आप बाकी स्टेटमेंट भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें और भी बातें लिखी हैं. इट्स रिटन, वी आर टॉकिंग हियर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन. ये बातें हमने पहले करी हुई है कि जिस समय कॉलिजन होता है उस समय जो ग्रेविटेशन होती है वो खासम खास कुछ लगती नहीं है. जैसे भी ग्रेविटी काफी वीक फोर्स होती है, और जैसे बॉल हम गिराते हैं और टकरा के वापस आ जाती है, एंटी ग्रेविटी हो जाता है. इसका मतलब उस इंस्टेंट पे ग्रेविटी कुछ नहीं कर पा रही. हाँ, अदरवाइज ग्रेविटी हर चीज को नीचे ले आती है, लेकिन उस इंस्टेंट पे जिस समय कॉलिजन हो रहा होता है तो इंपल्सिव फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि ग्रेविटी कुछ नहीं कर पाती है. तो उस इंस्टेंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी आप कंसल्ट ना करें, यूज ना करें तो सही रहेगा. मतलब वो यूज नहीं हो पाएगी क्योंकि इंपल्सिव फोर्सेस के सामने वो नहीं रहेगी. तो इसका मतलब ये बेसिकली जो आइडिया है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंटर टू सेंटर डिफॉर्मेशन. ओके, और किसी और किस्म की पोटेंशियल एनर्जी उसमें नहीं आ रही. आगे बढ़ते हैं. एंड द नेक्स्ट वन, इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. दिस वन इज अ कंपैरेटिवली वेरी इजी क्वेश्चन. लिखने में ऐसा कई बार लग जाता है कि डिफिकल्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है. कह रहे बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब यू की वैल्यू कितनी है, 0 है. अंडरगोज 1D मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए कांस्टेंट है. पावर डिलीवर्ड पूछा हुआ है. पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट V और F इंटू V. मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली रेस्ट पर है तो फोर्स लगी होगी और उसी से एक्सेलरेशन आई होगी और उसी से वेलोसिटी क्रिएट हुई होगी. डेफिनेट सी बात है ना. या तो ऐसा होता है ना, पहले से चल रही है फिर फोर्स लगी है, तो अभी तो रेस्ट पे था, फिर आपने फोर्स लगाई, तो जिधर फोर्स लगेगी उधर एक्सेलरेट करेगा, उधर ही वेलोसिटी आएगी. करेक्ट है. इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 0, क्योंकि पावर का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज बेसिकली F डॉट V, और F डॉट V मतलब FV cos 0, है ना. और थीटा कितना हो गया, 0. रीजन वो डायग्राम में फोर्स की वजह से वेलोसिटी आई है, सो इसलिए एक्सप्रेशन F इंटू V हो गया. फोर्स कैसे आएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन. ऑफ कोर्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, पता होगी ये बात आपको कि पावर इज ऑलवेज डिलीवर्ड बाय टेंजेंशियल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम, और ये फोर्स बिल्कुल टेंजेंशियल है, मतलब सरफेस के बिल्कुल पैरेलल लग रही है, उसी को टेंजेंशियल बोलेंगे, है ना. और सेंट्रीपिटल फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस कभी भी काम नहीं करती हैं वो, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकती है, इसलिए उनसे पावर नहीं आती है. तो पावर इज ओनली बाय द टेंजेंशियल फोर्स, मतलब Ft होती है बेसिकली. ठीक है, वो तो फोर्स एक ही गिवन है यहाँ पे. सो MAT इंटू V और दैट्स इट. अब एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट गिवन है तो वो तो ऐसे रहेगी,
दैट इज 80 itself एंड v कैसे लिखेंगे? सो v आ जाएगी आपकी u प्लस 80 से u 0 है, क्वेश्चन ने बोला था इनिशियली रेस्ट पर है, एंड प्लस 80, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू t, तो v की वैल्यू प्लेस कर दो, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू t, सो दैट बिकम्स m इनटू acceleration square into t. That's the expression for the power. That's pretty clear that the power is directly proportional to the time. So that works upon as B part. The second part as over solution. Quite an easy question जैसे मैंने promise करा. मुंह जवानी भी हो सकता था, है ना? पर of course आपको लिख के करना होगा अगर आपने writing paper देना है तो. Otherwise अगर competitive paper है तो ऐसा question नहीं आएगा. ऐसा नहीं आएगा तो फिर कैसा आएगा? ऐसा आएगा. अरे सर सेम क्वेश्चन आपने लिख दिया, बेटा पढ़ो ध्यान से, बेटा पढ़ो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से. A body is moving unidirectionally under the influence of the source of constant power. उल्टा क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन है. ये क्या हो गया? बेटा हम आगे चले गए, क्वेश्चन से डर गए. अच्छा, दिस इज ऑफ द कांस्टेंट पावर. ज्यादा तेजी से हम आगे चले गए. दिस ऑफ द कांस्टेंट पावर. Displacement is proportional to. So pretty fine question, and this kind of the question is more prominent if you can get from this idea in the competitive paper. Of course, it NCERT का question है. What is the value for the power? Power is equal to F into V. जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा. फोर्स को कैसे लिखते हैं? That is mass into acceleration. कौन सी acceleration होती है? Tangential into V. Correct? Very good. So अब tangential acceleration को कैसे लिखते हैं? That is dv upon dt. It can increase or decrease the speed. So dv upon dt into V. So v into dv is supposed to be equal to p upon m into dt. सर होल्ड ऑन, आप करे क्या जा रहे हो? बता तो रही नहीं कि आप करे जा रहे हो, आपको तो आंसर रटा हुआ है. बेटा देखो मैं बताता हूं कि क्या है. क्वेश्चन ने पूछा है कि s और t का रिलेशन आपको चाहिए, तो पहले आपको vt पता होना चाहिए, है ना? और vt मैं डेवलप कर रहा हूं, और vt कहां से आएगा? एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन कहां से आ रही है? फोर्स से, और फोर्स कहां से आ रही है? पावर से. तो पावर से मैंने फोर्स को भेदा, फोर्स को भेद के क्या मिला? एक्सेलरेशन. कौन सी? टेंजेंशियल. उसको मैंने तोड़ा, क्या मिली? डीवी अपॉन डी. अब मुझे वीटी इक्वेशन आने की संभावना दिख रही है, और एक बार वीटी आ गई तो फिर मेरे को एक्सटी मतलब पोजीशन टाइम इक्वेशन को ढूंढने से कौन रोकेगा? तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं. पी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है. पी को कांस्टेंट है क्वेश्चन में, बेटा क्वेश्चन में देखो कांस्टेंट पावर है. अब इसको इंटीग्रेट करो तो लिखो. अब इनिशियल तो हमें बताया नहीं, 0 मान के कर ले, नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा. 0 मान के कर लेते हैं, तो 0 से v ले ले, है ना? आप 0 नहीं भी लेके करोगे तो भी हो जाएगा. सो ये आपका v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा अभी. इज इक्वल टू p अपॉन m इंटू टी. ये आ जाएगा. दैट बिकम्स योर एक्सप्रेशन. क्वाइट सिंपल ना, v dv इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2. So it gives me v square as equal to twice of p upon m into t, where v should be equal to root of twice of p upon m into t power half. That becomes your expression for the v. Now, अब आपको x पे जाना है, तो बस एक स्टेप दूर है, v को लिख लो ds upon dt. So that ds upon dt should be equal to from here root 2p upon m into t power half. So we have ds as equal to root of 2p upon m into t power half into dt, and we integrate this and we get a value for the displacement. So that s becomes equal to root of twice of p upon m into t power half plus 1 upon half plus 1. सर ये कैसे? अरे बेटा x पावर n के इंटीग्रेशन से क्या होती है? x पावर n plus 1 upon n plus 1. So t power half plus 1 upon half plus 1. What is the overall final result? half plus 1 कितना हो जाएगा? 3 by 2. ऊपर कूद के 2 by 3 root of 2p by m, and this becomes t power 3 by 2. So ये तो सारा कांस्टेंट है. s is proportional to क्या बना? t power 3 by 2. That's my answer. C part. चलो अच्छा देखो, दोनों क्वेश्चन थे, पर पीछे वाला थोड़ा आसान था, ये वाला थोड़ा सा कठिन आपको लगा होगा, है नहीं लगा होगा. आपको इंटीग्रेशन आते ही हमें लगने लगता है, थर कांपने लगता है कि सर डिफिकल्ट होता नहीं है, ऐसा लगने लगता है हमको कि डिफिकल्ट है. चलो फिर आसान क्वेश्चन करते हैं. कह रहे हैं बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड, लैंग्वेज डिफिकल्ट है, क्वेश्चन आसान है. कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग द z एक्सिस बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स. व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स
देखो एक तो फोर्स है कांस्टेंट, कोई एक्स वाई जेड तो दिख नहीं रहा, तो आसान फॉर्मूला लगेगा, दैट इज वर्क डन एज इक्वल टू एफ डॉट एस। और वर्क थ्योरम क्या होती है, याद होगा आपको, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई एंड प्लस डब्ल्यू जेड। आसान तरीके से करना है तो बहुत आसान है। देखो फोर्स तो सब जगह है, एक्स में, वाई में, जेड में, पर क्वेश्चन कह रहा है कि जेड एक्सिस पे मूव कराना है 4 मीटर, तो सिर्फ वर्क डन बाय जेड है, तो वर्क डन सिर्फ यहाँ पे वर्क डन अलोंग जेड एक्सिस है, क्योंकि वो कह रहा है कि जेड पे लेके जाना है, तो फिर एक्स वाली फोर्स क्या करेगी, कुछ नहीं, वाई वाली फोर्स क्या करेगी, कुछ नहीं, सिर्फ वर्क किससे आएगा, जेड वाली फोर्स से। अब जेड वाली फोर्स है कितनी, दैट इज 3, और कितना लेके जाना है, फोर्स, 3 × 4 12 आपका आंसर हो गया है, खत्म। इतना सिंपल सर, यस बेटा इतना सिंपल है, दैट इज 3k कैप एंड डॉट 4k कैप, सो यू विल गेट द रिजल्ट एज 12 जूल एज अ रिजल्ट। अगर आपको पूरा करके दिखाना है विशाल गए तो ऐसे लिख सकते हो, F कितना हो जाएगा, -i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप एंड डॉट यू कैन राइट 0i कैप 0j कैप एंड 4 ऑफ k कैप। बात बराबर हो गई है, बात बराबर हो गई है। अब आप ax bx ay by az bz लगा के अपने आप को तंग करोगे, दैट इज -1 × 0 एंड प्लस 2 × 0 एंड प्लस 3 × 4 एंड ओवरऑल आंसर इज कमिंग आउट एट 12 जूल ओनली, जो कि पहले भी आ सकता था बहुत आसानी से, क्योंकि x में x वाली फोर्स काम करती है, y में y वाली करती है, z में z वाली करती है। हाँ कि ना, बिल्कुल सर। ओहो, द नेक्स्ट वन, oh next one is this is the question, and I think for the today it will be the last question which I'm going to do today. And what is the question? It says there is a raindrop of radius 2 mm falls from a height of 500 meter. So there is a raindrop और उसका रेडियस कितना गिवन है, 2 mm। तो इसका मास होगा, मास कैसे आएगा, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से, वॉल्यूम कैसे आएगा, 4/3 × πr3, बिकॉज रेनड्रॉप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। क्यों होती है ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर में पता चलेगा। So 4/pi into r cube, that is 2 × 10⁻³ that's 2 mm converted to meter and cube of this, and this is a volume, spherical volume into density। पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg/m³। So this is going to be the mass of this particular raindrop and it falls from the height of 500 meter above the ground। तो ये आपका ग्राउंड लेवल है और ये बूंद, बारिश की बूंद यहां से गिर के नीचे आ रही है। कितनी हाइट नीचे आएगी, 500 मीटर ये नीचे की तरफ आ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि कुछ विस्कस रेजिस्टेंस है, मतलब फ्लूइड रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है जो इसकी स्पीड को कम कर रहा होगा। एंड स्पीड नहीं कम कर रहा है, एक्सेलरेशन कम कर रहा है, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रही होगी। तो अगर आप इसकी फ्री बॉडी देखोगे रेनड्रॉप की, तो नीचे mg लग रही होगी और ऊपर की तरफ इसके ऊपर विस्कस फोर्स लग रही होगी। कौन सी? विस्कस फोर्स। तो डेफिनेट सी बात है कि पहले फ्री फॉल कर रहा होगा जी से, तो धीरे धीरे ये विस्कस फोर्स जो है वो उसके एक्सेलरेशन को कम करती जाएगी। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ विच इट अटेन्स द मैक्सिमम टर्मिनल स्पीड एंड मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। मतलब बीच में काफी कुछ हो रहा है, मतलब धीरे धीरे उसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है और स्पीड जो है वो फिर मैक्सिमाइज हो जाती है और फिर वो उस कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। बड़ा मुश्किल सवाल लग रहा है। What is the work done by the gravity? यहाँ हमें थोड़ी सी राहत मिली। अरे वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ लिया ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड द सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी। अच्छा, फर्स्ट एंड द सेकंड हाफ मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ये आपका फर्स्ट हाफ हो गया ए से बी और ये आपका सेकंड हाफ हो गया बी से सी। इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा। ये क्या बात हुई, दोनों में सेम आएगा, दोनों में सेम आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी कंजर्वेटिव वर्क है। कंजर्वेटिव वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो गैप है वो 250 मीटर है और यहां से यहां तक भी गैप कितना है, 250 मीटर है। तो अगर आप वर्क डन इन ए बी चेक करोगे या वर्क डन इन बी सी चेक करोगे, किसका? ग्रेविटी का, दोनों सेम आएगा, दोनों सेम आएगा, क्योंकि वो एक तो वर्क नेचर ऑफ मोशन पर डिपेंड ही नहीं करता कि भैया वो यूनिफॉर्म मोशन से नीचे आ रही है या वो एक्सेलरेटेड मोशन से नीचे आ रही है, अपने को क्या, क्योंकि वर्क डन नेचर ऑफ मोशन पे और टाइम पे दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। वेरी गुड। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी in the AB part and in the BC part? ये आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी चेक करना होगा। दैट विल बी सिंपल mg into h/2। अगर h की वैल्यू आपके 500 है तो आधा आधा बढ़ गया, आधा आधा बढ़ गया। क्वेश्चन ने बोला है फर्स्ट एंड सेकंड हाफ, सो mg h/2 मास यहां से आ जाएगा। g की वैल्यू 9.8 डालोगे, h की वैल्यू गिवन है, ये आपका आंसर क्रिएट हो जाएगा फॉर द ए पार्ट। प्लीज डू द वर्ड्स, प्लीज डू द कैलकुलेशन, जरूर करिएगा, मेरे से मत कराइए।
हो ही जाएगी, देखो कोई मुश्किल तो है नहीं, है ना सर, आपके लिए मुश्किल नहीं है, नहीं मेरे लिए भी उतनी मुश्किल होती है जितनी आपके लिए होती है, शायद आपके लिए ज्यादा आसान हो गया, बादाम ज्यादा खाते होंगे, बादाम क्यों खाते, रट्टा थोड़ी मारना है, सो क्विकनेस आपकी शायद ज्यादा होगी तो आप आराम से आंसर निकाल देंगे। डन, ये तो हो गया, क्वेश्चन का मजा तो आगे है। What is the work done by the resistive force in the entire journey, ये पूछ रहा है। If the speed on reaching the ground is 10 मीटर पर सेकंड, जब वो नीचे पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी है v, v कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल कितनी थी 0, इनिशियल कितनी थी 0 और नीचे स्पीड कितनी है 10, तो लगाओ क्या सर, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस ऑफ 0, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट पे था, फाइनल कितनी हाफ एम वी स्क्वायर, मास पता है बिल्कुल पता है, स्पीड पता है बिल्कुल पता है, तो राइट साइड पता है, लेफ्ट साइड वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो इनडायरेक्टली निकालेंगे, इनडायरेक्टली निकालेंगे क्योंकि हमें फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो पता ही नहीं है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो अभी पता ही नहीं है, तो इनडायरेक्टली निकालेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे आएगी, दैट विल बी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, और वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे आएगी, दैट विल बी mgh पूरे के लिए, पहले तो आधा आधा पूछा था, अब तो पूरा देख रहे ना, ए से लेके सी तक, ए से सी तक, कहां से लगा रहे, ए से लेके सी तक, तो पूरा वर्क डन कितना आएगा mgh, h पूरा कितना है 500, so hence work done by the friction that is a resistive forces, that is a viscous forces, जो भी बोलो, जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज बोले, resistive force बोल रहा है, तो work done by the friction or the resistive force is equal to half mv square and minus of mgh, बस इसको कैलकुलेट करो और आपका आंसर आपके सामने होगा। एंड माय डियर, ये आंसर आपका नेगेटिव आएगा, घबराना मत, घबराना मत जब आंसर नेगेटिव आएगा, रीजन आंसर नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, इस वजह से ये आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा, मतलब रास्ते में नुकसान होगा, ठीक है ना, तो इसलिए वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा, तो घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है। ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रही है, ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रही है तो फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगी, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो फिर नीचे स्पीड और ज्यादा आती, नीचे स्पीड और ज्यादा आती, लेकिन फ्रिक्शन होने की वजह से स्पीड सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड आ रही है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा। देन विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, इसके अंदर बाकी के बच्चे कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और बाकी जो टॉपिक्स थोड़े से अनटच्ड होंगे, मतलब क्वेश्चन के थ्रू, वैसे तो सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर रखे हैं, क्वेश्चन के थ्रू जैसे काफी सारी चीजें रिवाइज हो रही है आज के लेक्चर में, वैसे ही नेक्स्ट वाले सीरीज में भी, सीरीज ऑफ द वर्क एनर्जी पावर पार्ट 2 में भी आपके वो बाकी सारे अनकही बातें भी सामने आ जाएंगी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज यू डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस वंस अगेन बाय सीइंग द लेक्चर, या फिर अपने आप इसको हेल्प की तरह यूज कर सकते हैं, रिविजन की तरह यूज कर सकते हैं, पर करिएगा जरूर, करिएगा जरूर। सो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन, बाय।